शिक्षा यस इंस्टीट्यूट बिलासपुर की ओर से मैं वेद सर आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएससी 2023 की परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित होने वाली है, जिसके लिए मैं सोचता हूं कि आप सभी घरों में मेहनत कर रहे होंगे और आपकी इसी मेहनत को चार चांद लगाने के लिए मैं 2018 से लेकर 2021 तक के पीएससी में पूछे गए प्रश्नों का संकलन विश्लेषण के साथ में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये आपके तैयारी को और मजबूत बनाएगा और आपको और पढ़ने की इच्छा जागृत करेगा। चलिए देखते हैं। साथ ही कहना चाहूँगा कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस कायनात में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस कायनात में, तू जरा कोशिश तो कर, होगा हर सपना पूरा सच तेरा, होगा हर सपना सच तेरा, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है स्यादवाद संबंधित है। पहला है चार्वाक से, दूसरा है जैन धर्म से, तीसरा है बौद्ध से, चौथा है सांख्य से। तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म के मुनियों के द्वारा ही स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया था। इस स्यादवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत या सप्तभंगी न्याय या अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर इनसे भी प्रश्न आया तो सभी क्या है आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। और इस जो है स्यादवाद के सिद्धांत में महावीर स्वामी के द्वारा बताया गया क्या कि कोई भी सत्य है, उस सत्य की पहचान सिर्फ दार्शनिक कोटि की बुद्धि से नहीं होता, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण से ही हमें सत्य की प्राप्ति होती, सत्य का ज्ञान होता है। कहा जाए तो जैसे किसी अंधे व्यक्ति को हाथी के बारे में पूछा जाए कि हाथी किस प्रकार का जानवर है, किस प्रकार से दिखता है। अगर उस अंधे व्यक्ति को पूंछ को पकड़ा दिया जाए तो बोले हाथी क्या है, तो हाथी किसी रस्सी के समान है, ये बोलेगा। अगर पूछा जाए कि सूंड पकड़ा कर कि हाथी किसके समान है, तो बोले हाथी क्या है, मोटे अजगर के समान है। अगर बोला जाए कि अगर पैर को पकड़ा के बोला जाए कि हाथी किसके समान है, तो बोलेगा हाथी किसी मोटे खंबे के समान है। ये जो है हाथी के बारे में उसके द्वारा बताया गया जो भी बात है सत्य है, लेकिन हाथी इस प्रकार की आकृति नहीं है। लेकिन हर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये सभी बातें हाथी के बारे में क्या होती है, सत्य साबित होती है। तो यही महावीर स्वामी ने बताया कि किसी भी सत्य को, अगर आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको दार्शनिक बुद्धि से नहीं, क्योंकि जो है व्यापक बुद्धि से, विभिन्न दृष्टिकोण से अगर आप सत्य को पहचानेंगे तब आपको वास्तविक रूप से सत्य की क्या होगी, प्राप्ति होगी। नेक्स्ट चलिए, ये पहला प्रश्न है तो इसका आंसर क्या होगा, जैन धर्म। नेक्स्ट, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो देखिए न्याय दर्शन के जो हैं प्रवर्तक कौन थे, महर्षि गौतम। ये महर्षि गौतम का जो है फोटो है, इनके द्वारा ही जो है न्याय दर्शन दिया गया था। और आपको पता होगा कि दर्शन जो है, हम 6 अलग अलग प्रकार के दर्शन पढ़ते हैं, जिसको षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। और ये जो षड दर्शन है या जो दर्शन है, दर्शन का मेन काम ही क्या है आपका, दर्शन जो बताया गया है, ये बताया गया है दर्शन में दुखों के निवारण के बारे में, दुखों के निवारण के बारे में इस दर्शन में बताया गया है। और ये जो न्याय दर्शन है, इस न्याय दर्शन में उचित और अनुचित इसका जो है ज्ञान को बताया गया है कि कौन सा चीज़ सही है और कौन सा चीज़ गलत है। और कहा जाता है कि जो है राग देश के कारण या राग देश का जो कारण है वो क्या होता है, आपका मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान के कारण ही आदमी तकलीफ पाता है, दुखों में रहता है। जब तक उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, कहने का मतलब उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक वो जो है दुखों में ही उसके जो है जीवन चलते रहता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है उचित और अनुचित के बारे में न्याय दर्शन में किसके द्वारा, महर्षि गौतम के द्वारा बताया गया है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, महर्षि गौतम। चलिए नेक्स्ट, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, पहला जो है आपका चार्वाक से, दूसरा है जैन से, तीसरा है बौद्ध से, चौथा है मीमांसा से। तो इसका सही आंसर होगा मीमांसा से।
मीमांसा जो है एक दर्शन का नाम है। मीमांसा दर्शन में ही अपूर्व का सिद्धांत बताया गया है। अपूर्व का कहने का मतलब होता है जो पहले नहीं हुआ, जो पहले नहीं हुआ उसे ही क्या कहा जाता है, तो अपूर्व कहा जाता है, याद रखेगा। और इसमें जो है आपका अपूर्व का जो सिद्धांत है उसमें जो है बताया गया है कि कर्म का फल अवश्य वितरित होता है। कर्म का फल अवश्य वितरित होता है और कर्म के अनुसार ही आत्मा जब परलोक जाती है तो सुख और दुख को भोगती है, और यही क्या है, अपूर्व का सिद्धांत है। तो अपूर्व का सिद्धांत ये जो है आपका मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आता है, आपको इसको लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो केवल जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको चरवाक दर्शन स्वीकार करता है। तो याद रखिए प्रत्यक्ष, इसमें बोला गया है कि प्रत्यक्ष क्या है, प्रमाण है। देखिए चरवाक दर्शन में बोला गया है कि एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, यहाँ पर बोला गया है कि खाओ पियो मौज करो। ये चरवाक दर्शन है, इसमें बोला गया है क्या, खाओ पियो मौज करो। और इसमें ये भी कहा गया है क्या कि यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत। कहने का मतलब होता है जब तक जियो आप खुशी से जियो, चाहे आपको उधार मांग के घी पीना क्यों ना पड़े। तो ये जो है आपका चरवाक दर्शन से संबंधित है। चरवाक दर्शन में जो है कहा गया है कि इसी को ही आपका चरवाक दर्शन को लोकायत दर्शन, मतलब लोगों का दर्शन भी कहते हैं इसको, चरवाक दर्शन को। और इसी चरवाक दर्शन में 3 चीजें बताई गई हैं। पहला तो है आपका ज्ञान मीमांसा, दूसरा है आपका तत्व मीमांसा, पहला है ज्ञान मीमांसा, दूसरा है तत्व मीमांसा और तीसरा है नैतिक दर्शन। इसी ज्ञान मीमांसा में बताया गया है कि प्रत्यक्ष ही क्या है, प्रमाण है, और जो प्रत्यक्ष नहीं है वो क्या है, अनिश्चित है। तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ये जो है आपका ज्ञान मीमांसा में बताया गया है। तत्व मीमांसा में क्या बताया गया है कि जो संसार है और जो मानव का शरीर है, इसमें बताया गया है कि कितने तत्वों से मिलकर बना है, 4 तत्वों से मिलकर बना है। बोलते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, जल मतलब सभी जानते हो, पावक मतलब आग, गगन आसमान और समीर मतलब क्या, हवा। तो ये जो ज्ञान तत्व मीमांसा है उसमें चरवाक ने कहा कि जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है और ये जो मानव है, ये जो है 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला पृथ्वी से, दूसरा जल से, तीसरा अग्नि से और चौथा आपका हवा से। ये जो है आपका गगन आसमान, इसको शून्य माना, तो ये जो है बोला कि 4 तत्वों से मिलकर बना है। और नैतिक दर्शन, एक नैतिक दर्शन में ये बताया गया है कि मानव के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, अधिकतम सुख। मानव के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, अधिकतम सुख, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े चाहे। तो कुल मिलाकर चरवाक में जो है आपका सुखों के बारे में बताया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर। चलिए आगे 5वां प्रश्न, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, और विशेष रूप से हर ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि कौन सा सत्य है बोला है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें पूछा गया है क्या, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको एक कथन सत्य को पहचानना है। तो देखिए पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर एक क्षेत्र है मगध साम्राज्य, इसी को पाटलिपुत्र का साम्राज्य कहते हैं। तो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है ये जो है उत्तर से आती है एक गंगा नदी, और इधर जो है आपका अमरकंटक के क्षेत्र से आती है आपका सोन नदी। तो यहाँ पर का उत्तर से गंगा नदी और पश्चिम से सोन नदी, इसी के बीच में ये जो मगध साम्राज्य है जिसको क्या कहा जाता है,
पाटलिपुत्र, ये जो है आपका बसा हुआ है और यही कथन क्या है आपका सत्य है। तो ऑप्शन बी को याद रखेगा, ऑप्शन बी क्या है आपका सत्य कथन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? विशुद्ध मग्ग के रचयिता कौन है? तो देखिए विशुद्ध मग्ग मतलब होता है आपका आत्मा को विशुद्ध करने का जो मार्ग है, इसे ही कहते हैं विशुद्ध मग्ग, ठीक है। और विशुद्ध मग्ग के जो लेखक है, रचयिता हैं, वो उसका नाम क्या है आपका बुद्धघोषा। देखिए विशुद्ध मग्ग की पुस्तक है और इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा आपका बुद्धघोषा। तो कभी कभी जो राइटर रहते हैं उनसे जो है प्रश्न आता है, उसको भी आपको याद रखना है। और ये प्रश्न क्या होते हैं, कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और इसीलिए जो है कभी कभी क्या होते हैं, ये रिपीटेड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्धतम के विस्तार में योगदान नहीं दिया? जब भी नहीं वाला प्रश्न आए, ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं वाला प्रश्न आए, इस नहीं को क्या कर लेना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ये नहीं दिखता और हम सबसे पहले है वाला को कर देते हैं, जिससे हम जानते हुए भी क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। उसी चीज को अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित कौन व्यक्ति नहीं है? तो सबसे पहले आता है आपका हर्षवर्धन। ये जो है तुरंत आपको काट देना है, हर्षवर्धन क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि हर्षवर्धन के समय जो है आपका एक चीनी यात्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है चीन से जो है भारत यात्रा पर आता है, जिसका नाम रहता है वेनसांग। इसका नाम रहता है क्या? वेनसांग। और वेनसांग के आने पर इसका जो है हर्षवर्धन के द्वारा स्वागत किया जाता है और कहा जाता है कन्नौज में एक भव्य सभा का आयोजन भी किया जाता है, जहां पर 4000 बौद्ध भिक्षुओं को जो है आपका खाना वाना भोजन वगैरह कराया जाता है। तो बौद्ध धर्म से हर्षवर्धन जो है संबंधित है, ठीक है। दूसरा जो है आपका कनिष्क। कनिष्क भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि कनिष्क के कार्यकाल के दौरान ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जहां पर अध्यक्ष थे कौन? वसुमित्र। इसको अध्यक्ष बनाया गया था। और अश्वघोष इसे उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक जो है कनिष्क थे, और अध्यक्ष कौन थे आपका? वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा जो है अशोक। अशोक के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अशोक के जीवन को परिवर्तन करने का श्रेय ही जो है आपका कौन जाता है? आपका बौद्ध धर्म जाता है। इसने जो है आपका कलिंग युद्ध लड़ा था, और कलिंग युद्ध से भयंकर रक्तपात करने के बाद इसने जो है धम्म का रास्ता अपनाया था, और इसी के बाद में जो है आपका कहा जाता है ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और विभिन्न प्रकार के अभिलेख लिखवाए। तो कहा जाता है कि अशोक के जीवन को परिवर्तित करने का ये जो श्रेय है ये बौद्ध धर्म को जाता है। और कहा जाता है कि इसी के कार्यकाल के जब दौरान जो है थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। थर्ड जो है तीसरी जो है बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और कहा जाता है कि अशोक के जीवन को परिवर्तित करने के लिए 3 व्यक्ति जिम्मेदार थे। पहला एक व्यक्ति था निग्रोध, दूसरा व्यक्ति था मोगलीपुत्र तिस, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति था सुसीम। तीसरा व्यक्ति था सुसीम। तो मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का क्या हुआ था? आपका आयोजन हुआ था, और इन्हीं तीनों का योगदान था इसको बौद्ध धर्म को ग्रहण करवाने में। तो ये भगवान बुद्ध की फोटो है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, हर्षवर्धन भी संबंधित है, कनिष्क भी संबंधित है। चौथा जो है आपका पुष्यमित्र शुंग। ये मौर्योत्तर काल में जब हम पढ़ते हैं शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, तो ये शुंग वंश का संस्थापक रहता है, इसका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग, और ये जो है आपका बौद्ध धर्म का विरोधी था। कहा जाता है 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने नष्ट करवाया था, और इसने वैदिक धर्मों को पुनर्जीवित किया था। और इस परिप्रेक्ष्य से कहा जाता है कि जो है इसने जो है आपका 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ कराया था, लेकिन बाद में इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और कुछ बौद्ध स्तूपों का इसने क्या किया था? आपका पुनर्निर्माण किया था। तो याद रखिएगा ये जो है आपका इसका योगदान नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, एक चीनी यात्री फायान और दूसरा आपका ह्वेनसांग, जहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय मैंने बताया था, और फायान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, इसी के काल में ये जो चीनी यात्री है फायान, ये भारत यात्रा पर आता है। और भारत यात्रा पर आने के बाद ये जो आपका फायान है, इसने मध्य देश की चर्चा की थी। इसने क्या की थी, मध्य देश की चर्चा की थी। देखिए ये फायान है, ये पूरा बोरिया बिस्तर लेके वहां से निकला था। तो इसने मध्य देश की चर्चा की थी, और मध्य देश कहा जाता है हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक। हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको कहा जाता था मध्य देश। और इसी मध्य देश की चर्चा की है। और इसी मध्य देश में खासकर जो है आपका पाटलिपुत्र जिसको मगध भी कहा जाता था, इस पाटलिपुत्र की चर्चा की। और इसी पाटलिपुत्र में खासकर राजप्रसाद, जो राजमहल होता है उसको कहते हैं राजप्रसाद। इसी राजप्रसाद की चर्चा की है। राजप्रसाद और कुछ नहीं, राजमहल है। और इस राजमहल को देखकर, राजप्रसाद को देखकर उसने ये भी कहा था कि ये जो राजप्रसाद है इसको स्वयं देवताओं ने क्या बनवाया होगा। इसके अलावा देखिए ये जो आपका फायान है, इसने इसी पाटलिपुत्र में जो असहाय है, जो पीड़ित है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, उनकी देखरेख के लिए यहाँ पर बोला पाटलिपुत्र में क्या निःशुल्क अस्पताल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये जो है आपका कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र, कहाँ, पटना। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है आपका, पटना। याद रखिएगा 1541 में जब शेर शाह सूरी का कार्यकाल रहता है, तब इसी पाटलिपुत्र का नाम क्या किया गया था, तो पटना किया गया था। वर्तमान में बिहार की क्या है, ये राजधानी है। क्लियर। तो याद रखिएगा भारत यात्रा में फायान ने एक अस्पताल की चर्चा की है। वो अस्पताल स्थित कहाँ था आपका, पाटलिपुत्र में था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये इब्न बतूता है, और ये जो है आपका अफ्रीका के मोरक्को से, अफ्रीका के कहां से, मोरक्को से। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये मोरक्को से आया था इब्न बतूता, याद रखिएगा। मोरक्को कहाँ है, तो अफ्रीका में। और ये जो है कहा जाता है, देखिए इब्न बतूता के बारे में, इब्न बतूता, इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बचपन से ही भ्रमणशील और जिज्ञासु व्यक्ति था। जब ये बड़ा हो रहा था तो एक भविष्यवक्ता इसके पास आया और उसने कहा कि तुम्हारा जन्म देश विदेश के भ्रमण के लिए हुआ है और तुमको पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना चाहिए। ऐसा एक भविष्यवक्ता ने इसको आकर बोला था। और अगले ही रात जब ये सोया तो इसने सपना भी देखा कि एक विशालकाय पक्षी अपने पंखों में बैठाकर इसे पूर्व देश की ओर यात्रा के लिए लेकर निकला है। और इसी सपने से क्या हुआ, ये इंस्पायर्ड हुआ और ये विदेश यात्रा में ये निकला। और कहा जाता है ये घूमते हुए, कहा जाता है ये 1333 में ये भारत पहुंचा था। और इस समय कहा जाता है तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इसके कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई। अभागा आदर्शकारी कहा जाता है, मतलब जो भी काम किया वो काम
में ये सफल नहीं हुआ। तो 1333 में ये इब्न बतूता भारत आया था और इसी के समय जो है इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है किताब उल रहला। किताब उल रहला। रहला मतलब ये होता है सफरनामा। रहला मतलब ये होता है सफरनामा। तो इसी किताब उल रहला में इसने जो है आपका भारत यात्रा की चर्चा की और साथ ही साथ बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान उसके अधीन कितने प्रांत हैं, तो बोले 23 प्रांत उसके अधीन थे। कितने प्रांत अधीन थे? तो 23 प्रांत अधीन थे। साथ ही साथ किताब उल रहला में यह भी बताया गया क्या कि इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी को परिवर्तित किया था और राजधानी को कहाँ? दिल्ली से कहाँ किया था? आपका दौलताबाद किया था। इसके अलावा ये जो आपका इब्न बतूता है इसके बारे में कहा जाता है कि इसको जो है आपका दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा चीन के दरबार में, चीन के राजा एक थे तोगन तिमूर, इसके दरबार में इसको एम्बेसडर बनाकर भेजा था। कहने का मतलब ये बहुत ही क्या था? इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इब्न बतूता और इसकी रचना क्या है? आपका रहला। तो देखिए प्रश्न सिर्फ यही नहीं आ सकता, हमेशा क्या होता है प्रश्न एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे पूछा जाता है। तो हो न हो किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ सकता है क्या कि इब्न बतूता की रचना क्या है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा यह मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और इसकी रचना क्या है? किताब उल रहला। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? तो देखिए जो सड़क आजम है इसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। तो सबसे पहले तो इसको याद रखिए सड़क आजम ये जो है आपका शेर शाह सूरी, क्या नाम है? शेर शाह सूरी। और आप देख रहे होंगे सड़क आजम कहाँ से चालू हो रहा है? तो बांग्लादेश से चालू होते 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 दिल्ली, लाहौर और काबुल यहाँ तक के सड़क को इस सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। तो ये सड़क आजम का इतिहास क्या है? तो मौर्य काल के समय इसी सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। इसी सड़क को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। शेर शाह सूरी के समय, शेर शाह सूरी जो है ये सूरी वंश कहा जाए तो मुगल वंश के बीच में, मतलब बाबर के बाद में ये शासक बनता है और अफगानी वंश के पुनः क्या करता है? ये नींव रखता है। तो शेर शाह सूरी के द्वारा इस सड़क ए आजम या इसे ही कभी कभी इस नाम से दे देगा प्रधान सड़क के नाम से जाना जाता है। इसी को जो है जब एक ब्रिटिश अधिकारी बना जॉर्ज ऑकलैंड, इसने इसका नाम जीटी रोड रखा। याद रखिएगा इसी का नाम है। इसको कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, याद रखिएगा। तो सभी कोई और नहीं, एक ही नाम है। ये जो है आपका जो उत्तरापथ है सड़क आजम है, ये प्रारंभ में कहां से कहां तक? तो काबुल से होकर पेशावर, लाहौर, और पेशावर से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक था। बांग्लादेश के कहां तक था? चटगांव तक था। लेकिन कालांतर में जब भारत से 1947 में पाकिस्तान और 1971 में जो है आपका बांग्लादेश अलग हुआ तो ये जो है आपका सिमट गया कहां से कहां तक? तो मात्र दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक। दिल्ली से लेकर कहां तक? ये कलकत्ता तक कहा जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो टोटल सड़क है ये दो टुकड़ों में बढ़ गया है। इसका नाम है नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। तो ये जो नेशनल हाईवे 1 है ये अमृतसर से दिल्ली है, अमृतसर से दिल्ली। और हम नेशनल हाईवे 2 ये जो है आपका दिल्ली से कहा जाए तो कलकत्ता। तो वर्तमान में सड़क आजम या ग्रैंड ट्रंक सड़क ये कौन सा है? आपका नेशनल हाईवे 2 है
और याद रखिएगा ये नेशनल हाईवे 2 जो है अभी इसका नाम भारत सरकार के द्वारा चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या है तो नेशनल हाईवे क्या है 19 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है सड़क ए आजम का मौर्य काल से लेकर वर्तमान तक का जो है आपका इतिहास है, तो इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका रचयिता से लेकर मैं बताया क्या कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आया है प्रश्न कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा विनय पत्रिका के रचयिता कौन है तो गोस्वामी तुलसीदास। देखिए विनय पत्रिका है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में विनय पत्रिका, ठीक है, और ये क्या है आपके गोस्वामी तुलसीदास इसके रचयिता हैं। तो ये जो विनय पत्रिका है इसके बारे में याद रखेगा, ये 279 भगवान की स्तुति का क्या है, स्तुति का क्या है ये संकलन। इसके अलावा देखिए गोस्वामी जो तुलसीदास है इसकी और क्या क्या रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो एक है आपका दोहावली, एक है आपका गीतावली। अभी ये पूछ दिया है क्या विनय पत्रिका, तो किसी न किसी एग्जाम में गीतावली या दोहावली इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए इसके अलावा देखिए सूरदास की रचना, अगर हम बोले सूरदास, इसकी रचना सुरसागर और साहित्य लहरी, दोनों को याद रखिएगा, यह भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कबीरदास की रचना बीजक, सबद और साखी, कई बार एग्जाम में ये सब भी पूछा गया है और आगामी एग्जाम में भी पूछा जाता रहेगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा कबीर के दोहे, कबीर के दोहे बहुत प्रचलित हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहत दो म्यान। बहुत ही अच्छा ये दोहा है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के ज्ञान को पूछना है तो उसकी जाति के न मत पूछो, उसके में ज्ञान है तो आप समझ जाओ क्या वो साधु है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से तलवार के धार का मोल होता है, ना कि उस तलवार को रखने वाले म्यान का। थैंक यू। देखिए आगे चलिए, इसके अलावा देखिए केशवदास, इसकी भी एक रचना याद रखिएगा छंदमाला, इसकी भी एक रचना क्या है छंदमाला। तो छंदमाला ये पिंगल शास्त्र कहा जाए तो छंद रस छंद अलंकार जो पढ़ते हैं उससे संबंधित है। तो ये जो है आपका केशवदास की रचना छंदमाला, कबीर की रचना बीजक, सबद, सखी, सूरदास की सुरसागर, साहित्य लहरी और तुलसीदास का एक तो विनय पत्रिका, गीतावली और दोहावली। इतने को आपको याद रखना है, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध जो है तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा ये जो है आपके देवराय प्रथम, 2019 में प्रश्न आया है, देवराय प्रथम के दरबार में थे। और ये देवराय प्रथम कौन था? तो ये संगम काल का एक शासक था। कौन से काल का? संगम काल का। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर इसको कहा जाता है क्या? आपका विजयनगर साम्राज्य। क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य। और अभी मैंने बताया कि 1333 में इब्न बतूता आया था और 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा भारत के दक्षिण की ओर एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसी साम्राज्य का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। और इसी विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे। पहला जो है आपका संगम वंश, दूसरा जो है आपका तुलु वंश, तीसरा आपका सुलु वंश और चौथा आपका अरेबिडु वंश।
4 वंश थे। और इसी संगम वंश के थे कौन? हरिहर और बुक्का। और इसी संगम वंश से व्यक्ति हैं कौन? देवराय प्रथम, याद रखिएगा। और ये जो श्रीनाथ है, ये जो श्रीनाथ है, ये तेलुगु कवि थे, याद रखिएगा। ये कैसे कवि थे? तेलुगु कवि थे, ठीक है। और इसकी एक रचना है जिसका नाम है, तेलुगु में एक रचना की थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक, श्रीनाथ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के तहत जो है कई विदेशी यात्री आए थे, जैसे देवराय प्रथम के समय निकोलस कोंटी, क्या नाम है? निकोलस कोंटी, ये आए थे। देवराय द्वितीय, इसके समय फारस से एक व्यक्ति आए थे, अब्दुल रज्जाक। और कृष्णदेवराय, ये कृष्णदेवराय ये तुलु वंश के शासक। इसके बारे में कहा जाता है इसके दरबार में अष्ट दिग्गज कवि थे। ये कवि कैसे थे? तेलुगु के कवि थे। और इसकी एक रचना है आमुक्त माल्यद। और याद रखिएगा इसी तुलु वंश के कृष्णदेव राय के समय 2 यात्री आए थे, डोमिगो और बारबोसा। तो मैं बताया, देखिए विदेशी यात्री से भी विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न आता है। डोमिगो और बारबोसा कृष्णदेव राय के समय आए थे। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक और देवराय प्रथम के समय इटली का एक यात्री, क्या नाम है? निकोलस कोंटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश के शासक, क्या नाम है? सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी का चित्र है। और ताजमहल इसने नहीं बसाया है, याद रखिएगा। ताजमहल का फोटो देने का उद्देश्य ये है कि अगर सिकंदर लोदी होता ही नहीं तो न तो आगरा शहर बसता, न ही ताजमहल बसता। तो इस ताजमहल का श्रेय किसको जाता है? याद रखिएगा, किसको? सिकंदर लोदी को। तो सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। और 1506 में राजपूतों से अपने संबंध को अच्छा करने के लिए, मधुर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए इसने आगरा को अपनी क्या बनाई थी? याद रखिएगा, राजधानी बनाई थी। तो ये सिकंदर लोदी मतलब प्रथम अफगानी जो शासन है, यहाँ पर बहलोल लोदी पढ़ते हैं। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या? इब्राहिम लोदी पढ़ते हैं। तो लोदी वंश का क्या था? ये द्वितीय शासक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो दसरोजा पत्रिका, याद रखिएगा, ये अब्दुल गफ्फार खां, क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार खां। ये अब्दुल गफ्फार खां का फोटो है। और ये जो है महात्मा गांधी जी का फोटो है। तो ये अब्दुल गफ्फार खां ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दसरोजा पत्रिका इसको जो है प्रारंभ किया था। अब देखिए अब्दुल गफ्फार खां के बारे में याद रखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रश्न आ गया, और क्या आ सकता है? किसे सीमांत गांधी कहते हैं? किसे सीमांत गांधी कहते हैं? याद रखिएगा, सीमांत गांधी मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रंटियर गांधी। कभी इंग्लिश में ही दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खां को। तो याद रखिए क्या? सीमांत गांधी। दूसरा प्रश्न, प्रथम गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया, ये प्रथम गैर भारतीय थे
जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। द्वितीय गैर भारतीय बोलेंगे तो नेल्सन मंडेला, ये भी प्रश्न आ सकता है। द्वितीय गैर भारतीय बोलेंगे तो कौन? नेशनल मंडेला, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रथम गैर भारतीय थे जिनको क्या मिला? आपका भारत रत्न मिला। इसके अलावा इसकी एक संस्था है जिसका नाम है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था, ठीक है, की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। इसके अलावा कहा जाता है जो है आपका मुस्लिम लीग के साथ में विलय भी नहीं हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहते थे, जबकि ये जो है आपका भारत विभाजन के क्या थे? विरोधी थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को भी एक उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को इन्होंने मलंग बाबा कहा। तो मान लीजिए प्रश्न आएगा कि मलंग बाबा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को कहते हैं। और किसने कहा था? तो आपका अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। इसमें मलंग मतलब भी क्या होता है? आपका मुसलमान संत या फकीर। तो याद रखिएगा, इससे ये सारे प्रश्न भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया था प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये जो है आपका नाम है क्या? ज्योतिबा फुले। क्या नाम है? ज्योतिबा फुले। ये ज्योतिबा फुले हैं और ये उनकी धर्म पत्नी क्या नाम है? सावित्रीबाई फुले। क्या नाम है? सावित्रीबाई फुले। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और कहा जाता है कि सत्य को खोज करने वाला समाज, सत्य को खोज करने वाला समाज, यही क्या था? आपका सत्यशोधक समाज था। और इसमें कहा जाता है कि ये जो है ब्राह्मणों के विरोधी थे। इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो धर्मपत्नी इनकी सावित्रीबाई, इनके द्वारा पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय इसकी क्या की गई थी? आपकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका ज्योतिबा फुले है, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। पुस्तक है क्या? गुलामगिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक कथन दिया हुआ है, क्या? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा, देखिए बुक में अलग अलग दिया है, आपको याद रखना है ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके द्वारा कहा गया था। तो ये जो है आपका एक क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। और इनके बारे में आगे वाले प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा और डिटेल। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? ये अलग टाइप का प्रश्न है, इसका आंसर आपको याद रखना है क्या? जमुना दास ठाकुरदास। 2019 में आया हुआ प्रश्न है, जमुना दास ठाकुरदास। ये जो है असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की इसने क्या की थी? आपका स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन तर्क वाला है, क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी और ने किसान मजदूर पार्टी का गठन किया था। पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे।
तो देखिए सबसे पहले तो जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। तो 1952 नहीं है, 1951 है, याद रखिएगा। 1951 में कृषि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसकी स्थापना की थी कब? 1951 में। और टी.सी. घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष और टी. प्रकाशम, तंगुतुरी प्रकाशम इसका नाम है, ये दोनों व्यक्ति जुड़े हुए थे। तो पहला कथन असत्य है और दूसरा क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन क्या है? पहला गलत है और दूसरा क्या है? सही है। कालांतर में कहा जाता है 1952 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ इसका क्या हो गया था? आपका विलय हो गया था। और कहा जाता है 1972, 71, 72 में ये जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है इसको क्या कर दिया गया था? आपका भंग कर दिया गया था। तो जे.बी. कृपलानी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जे.बी. कृपलानी के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि आज़ादी के समय, ठीक है, आज़ादी के समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, कई बार प्रश्न ये भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आज़ादी के समय कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। देखिए जे.बी. कृपलानी का ये फोटो है और ये इनका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो पार्टी है ये 16 राज्यों में इलेक्शन लड़े थे और 9 लोकसभा को जीतने में 9 लोकसभा सीट इसको जीतने में इनको कामयाबी मिली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका राधाकांत देव। ये जो है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसके अध्यक्ष थे। ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है ये लैंड होल्डर एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का क्या था? मिश्रित रूप था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो याद रखिएगा ये क्या है आपका? 1939, 1939। देखिए 1938 में हरिपुर में अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष भी जो है आपका सुभाष चंद्र बोस इसको बनाया गया था। 1939 में 1939 में त्रिपुरी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये स्थान, ये कहाँ है? जबलपुर एमपी में है। इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा गया था, मतदान किया गया था। और कहा जाता है इसमें एक पक्ष में पट्टा भी सीता रमैया और एक पक्ष में सुभाष चंद्र बोस ये जो है उतरे थे। कहा जाता है पट्टा भी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन था। इसके बावजूद भी इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की क्या हुई थी? जीत हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, लेकिन महात्मा गांधी ने आकर एक कहा जाए तो दुखद भाषण दिया था। एक दुखद भाषण इस प्रकार से था कि इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस इतने दुखी हुए कि इनको हृदयाघात हुआ और बीमार पड़ गए। और कहा जाता है जब ये जीते तो इनके जो समर्थक थे वो जो है कहा जाता है कि 50 हाथियों का एक जुलूस निकालने वाले थे, लेकिन चूंकि ये बीमार पड़ गए थे तो आने में असमर्थ हुए। उसके बावजूद कहा जाता है 5 मार्च को, कितने मार्च को? 5 मार्च को, ठीक है, ये जो है आपका इनका जो आदमकद सुभाष चंद्र बोस का आदमकद एक चित्र
इसके साथ ही इस जुलूस को निकाला गया। तो लोगों का उत्साह देख के कहा जाता है 10 मार्च को स्ट्रेचर के साथ में ये जो है आपका सभा स्थल पहुँचे थे और भाषण दिया था। और भाषण देकर लोगों का मन जीता था। ठीक है, मतलब जब बहुत ही ज़बरदस्त जो है भाषण इन्होंने दिया था। तो ये 1939 की बात है। 1939 में जब देखे कि गांधी जी दुखी हो गए हैं तो इन्होंने पद का त्याग किया और कहा जाता है 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, जो भारतीय गुलामी के जितने भी चिन्ह थे जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे उनको नष्ट करने का इनका उद्देश्य था। और 1939 में ही हार्वर्ड स्तंभ को इन्होंने क्या किया था, आपका नष्ट करके नष्टो नाबूद कर दिया था। तो ये सभी काम जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कालांतर में ये जर्मनी गए, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर से मिले और हिटलर से मिलने के बाद वहाँ पर कहा जाता है फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है आपका कहा जाता है हिटलर ने इन्हें क्या नेताजी की उपाधि दी थी। कालांतर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा इसका नाम है क्या, लाला लाजपत राय। क्या नाम है? लाला लाजपत राय। इसको कहते हैं एटक। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये जो है आपका 1920 में स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और नाम क्या है? लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट है। ये मजदूरों से रिलेटेड क्या है, एक यूनियन है। ठीक है, जो कारखाने वगैरह में जो श्रमिक काम करते हैं उनसे संबंधित क्या है, एक यूनियन। चलिए आगे प्रश्न कथन तर्क वाला है। देखिए 1900 निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुने। 2021 का प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला है कि 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। अंडरलाइन कर लेना। और दूसरा कथन क्या कहता है, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में, एक नरम चरमपंथी या गर्मपंथी में क्या हो गया था, आपका विभाजन हो गया था। और तीसरा कथन क्या कहता है, 1916 में ये जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें नरमपंथी और चरमपंथी का विलय हुआ था। और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? M.T. सिन्हा ने की थी। तो देखिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन क्या है, गलत है। तो पहला सही, दूसरा सही, किंतु तीसरा गलत है। ये क्या होता है? देखिए 1916 में कहा जाता है प्रसिद्ध अधिवेशन हुआ था जिसको कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। जिसको कहते हैं लखनऊ अधिवेशन। इसी लखनऊ अधिवेशन में कहा जाता है आपका नरम दल और गरम दल ये दोनों एक हुए थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का क्या हुआ था? विलय हुआ था। हालांकि इसी में कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांगा गया पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसकी मांग को जो है इन्होंने भी क्या कर दी थी, मान्यता दे दी थी, पूरा कर लिया था। लेकिन कहा जाता है मदन मोहन मालवीय एक व्यक्ति थे, मदन मोहन मालवीय, ये इस जो विलय हो रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, इसके कड़े विरोधी थे। ये कहते थे कि सब पर विश्वास कर लो लेकिन मुस्लिम लीग का कभी भरोसा मत करो। और होता भी है, इसी मुस्लिम लीग के द्वारा कालांतर में भारत का विभाजन किया जाता है और भारत दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ये जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन है, मतलब दोनों के बीच में जो कांटे की टक्कर है, ये 1906 से प्रारंभ हुआ था। 1906 में अध्यक्ष पद को लेकर ये जो है यहीं पर भिड़ गए थे। तब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले स्वराज जो की मांग है सबसे पहले इन्होंने की थी, तो इनको सभी सम्मान करते थे। तो 1906 में जब दोनों के बीच में, मतलब नरम दल और गरम दल के बीच में एक प्रकार से अध्यक्ष पद को लेकर एक प्रकार से टक्कर हुआ, तो दादा भाई नौरोजी को क्या बना दिया गया, आपका अध्यक्ष बना दिया गया।
तब कुछ समय के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन पुनः 1907 में यही चीज़ पुनः दोहराया गया। कहा जाता है 1907 में यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे की जगह कालांतर में यह अधिवेशन जो है सूरत में कराया गया। तो सूरत में कराया गया तो गरम दल जो थे ये इसके जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका मानना था कि जो है अध्यक्ष पद के लिए कौन, लाला लाजपत राय ये चाहते थे कि हमारा नेता क्या बने, अध्यक्ष बने। जबकि नरम दल के जो नेता थे वो रासबिहारी घोष, ये है रासबिहारी घोष, इसको जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे। दोनों दल के नेता जो है मंच पर ही हाथापाई में उतर गए, जिसके कारण जो है कालांतर में कहा जाता है नरम दल के नेताओं के द्वारा ये जो है आपका रासबिहारी घोष को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और मुस्लिम लीग को कहा जाता है कि 9 साल के लिए प्रतिबंधित, मुस्लिम लीग बोलता हूँ, ये जो है आपका गरम दल के जो नेताएं हैं इनको कहा जाता है 9 साल के लिए कांग्रेस से क्या कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन इन 9 सालों में कोई नरम दल के द्वारा काम नहीं किए जाते, इसीलिए 1916 में क्या होता है आपका नरम दल और गरम दल क्या होते हैं, एक होते हैं। उनको समझ में आता है कि हम जो है गरम दल के बने बिना क्या हैं, अधूरे। क्लियर। तो ये जो है 22 नंबर का प्रश्न था, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 23वां नंबर, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनिए। 2021 में आया प्रश्न क्या है, पहला कथन क्या है, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था। तो देखिए गंजाम विद्रोह के बारे में पता है, तो सबसे पहले याद रखिए जो गंजाम है ये उड़ीसा का एक क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है आपका, याद रखिएगा उड़ीसा का क्षेत्र है। उड़ीसा को शुरू में जो है आपका उत्तरी सरकार क्या कहा जाता था, उत्तरी सरकार कहा जाता था। यही जो है गंजाम विद्रोह हुआ। तो गंजाम विद्रोह के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो याद रखिएगा ये 1800 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ये जो है आपका इसके जो नेतृत्व करता थे इसका नाम था आपका श्रीकर भंज। इसके नेता का नाम क्या था, श्रीकर भंज। तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा क्या बोलता है आपका, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व करता धनंजय है, ये क्या हो जाता है आपका गलत। ठीक है। और देखते हैं कि ये जो है श्रीकर भंज जब ये विद्रोह करते हैं तो कहा जाता है 1835 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र रहता है धनंजय, इनका जो पुत्र रहता है कौन, धनंजय, इसके द्वारा इस आंदोलन को, इस विद्रोह को जारी रखा गया। तो इसका पुत्र रहता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया, धनंजय श्रीकर भंज का पिता है, गलत है। धनंजय जो है श्रीकर भंज का क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत। और कहा जाता है इसी जो है गंजाम के पास में गुमसुर है, गुमसुर एक स्थान है, यहाँ पर भी जो है आपका एक विद्रोह किया गया था जिसका नाम है गुमसुर का विद्रोह। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था धनंजय ने। ठीक है, तो धनंजय ने इसका नेतृत्व किया था। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी ही क्या है आपका सही आंसर है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो समाचार पत्र है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, इसका नाम याद रखिएगा द इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है, द इंडियन ओपिनियन। ठीक है। नेशनल हेराल्ड जो है आपका याद रखिएगा, ये जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लीडर जो है आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और द पायनियर चंदन मित्रा। ठीक है, देखिए ये द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है। ये कहाँ प्रकाशित हुआ, दक्षिण अफ्रीका में। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है आपका लंदन में, इंग्लैंड लंदन में जो है आपका बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद में ये जो है आपका 1893 में कहाँ गए थे, आपका
दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है, तो एक केस के मुकदमे के सिलसिले में गए थे। यहीं पर जो है रंग भेद को देखकर जो है यहाँ से प्रेरणा लिए इनको जो है कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास जो है टिकट होने के बावजूद इनको धक्के मार कर ट्रेन से जो है बाहर कर दिया गया था। तो वहीं से ही जो है आपका प्रेरणा लिए और कालांतर में सत्य और अहिंसा दो गांधी जी के मूल मंत्र थे। इन्हीं के आधार पर जो है अंग्रेजों को भी यहाँ भारत से क्या किया, बाहर किया। तो ये गांधी जी का एक पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा देखिए गांधी जी की पत्रिकाएं क्या क्या हैं, तो देखिए पत्रिकाओं में एक नाम आता है आपका हरिजन, एक तो द इंडियन ओपिनियन, एक आता है हरिजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक आता है आपका यंग इंडिया, ठीक है। तो ये सभी भी क्या है, इनकी पत्रिकाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है गांधी जी के द्वारा टॉलस्टॉय आश्रम और फिनिक्स आश्रम दोनों जो है साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। ये दोनों कहाँ हैं, आपका साउथ अफ्रीका में हैं। इन दोनों आश्रमों की भी क्या की थी, आपका स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका 1893 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ का वाक्य है द इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला था, स्टार निरूपित किया गया था, लेकिन देखिए भारतीय जो पुरातत्व विभाग है, तो ये देखिए पुरातत्व विभाग से संबंधित सबसे पहले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया था इसी के द्वारा। तो इसको जनक कहा जाता है। इस समय जो है कैनिंग का कार्यकाल था, लेकिन 1904 में लॉर्ड कर्जन ने स्थायी पुरातत्व विभाग की क्या की थी, आपकी स्थापना की थी। तो ये विलोपित किया गया था। लेकिन अगर ये प्रश्न आया तो याद रखिएगा, आपको लॉर्ड कर्जन लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय ही भारत का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है 2018 से लेकर 2021 तक के कुल जो है 25 प्रश्नों का क्या है, संकलन है। मैं यही प्रयास किया आपको विश्लेषण करने का। अगर आपको यह जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कतें होंगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और अन्य वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।